नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखने के लिए सीखते वक्त हम क्या-क्या सीखेंगे, क्या करेंगे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और फिर वो कौन-कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होती है, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में, वो सीखेंगे। और फिर हम पहचान हिंदी में, यानी हिंदी के जो सेंटेंसेस है उनमें क्या पहचान होती है, वो कौन से सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करते हैं। एंड देन आइडेंटिफिकेशन in English, it means we shall learn the identification of the sentences of future indefinite tense, and then we shall also learn the translation of Hindi sentences into English sentences, all type of sentences, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and negative sentence। और इसके बाद में जो हम लास्ट में जो सीखेंगे वो ये कि जो एग्जाम्स में, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो पैराग्राफ आता है उस पैराग्राफ में ब्लैंक्स दिए होते हैं, उन ब्लैंक्स को कैसे फिल किया जाए वो भी आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से अगर कोई रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है तो हम कैसे उस ब्लैंक को फिल करें और वो सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंगली फिल किया जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूजेज और बेनिफिट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं या कोई भी चीज सीखते हैं तो उस काम को या उसके सीखने का जब तक यूज एंड बेनिफिट हमको नहीं पता तब तक उस काम को करने का या उसको सीखने का कोई फायदा नहीं होता। बेनिफिट हमको पहले पता होने चाहिए। तो इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीखने का बेनिफिट यही है कि हम जो भी बातें करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, उनमें से वो बातें जो आज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर की कर रहे हैं, तो फ्यूचर की बात जब हम करते हैं उन बातों को हम इंग्लिश में कैसे बोले ये हम सीखना चाहेंगे या वो चीजें हम सीख जाएंगे अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीख जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हम फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मकसद तो यही है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें ये टेंस सीखना है, बल्कि हमारा मकसद क्या है? इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना सीखना, इंग्लिश लिखना सीखना, करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखना, करेक्ट इंग्लिश लिखना सीखना और इंग्लिश समझना। यह मकसद है। इस मकसद के लिए हम इन चीजों को सीख रहे हैं। इनको इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि इनको सीखना है, बल्कि हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है? इंग्लिश सीखना। तो हमारा हर उसी मकसद के लिए हमको ये सीखना पड़ता है। तो चलो हम सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल और शैल। विल का जो यूज होता है वो होता है सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस या सब्जेक्ट्स के साथ, थर्ड और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट्स, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम या दे, ये थर्ड पर्सन के हो गए, और यू सेकंड पर्सन। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ विल लगता है, और फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई एंड वी, एग्जाम्पल के तौर पे आई एंड बी, इनके साथ लगता है से। अब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको वैसे ब्रीफिंग में समझा देता हूं। जब दो आदमी बात करते हैं तो जो बात कहने वाला होता है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को बोलूंगा आई या बी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, क्यों? मैं बोलने वाला हूं। जो सुनने वाला होता है जैसे आप हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। और अगर हम दोनों किसी ऐसे आदमी या आदमियों की बात करें जो यहां अवेलेबल नहीं है तो वो थर्ड पर्सन हो गए। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज
और सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। अब सेकंड स्टेप में हमारा आता है कि हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी क्या पहचान होती है, उनमें क्या ऐसा होता है कि हम पहचान जाए कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल का यूज होगा, या फिर सीधे तौर पे अगर कहें कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं। हम आज शाम को घूमने जाएंगे, हम आज शाम को घूमने जाएंगे, बच्चे कल सुबह क्रिकेट खेलेंगे। तो अब यहां पे देखिए एक चीज कॉमन नजर आ रही है, जो भी ये बात हो रही है वो आने वाले समय के बारे में आज ही हो रही है। प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं आने वाले समय, यानी ये कब की गल है, आज शाम की। आज शाम यानी आज शाम का समय अभी आया नहीं है, अभी का समय और शाम का अलग अलग। शाम की बात अभी कर रहे हैं, यहां पे कल सुबह की कर रहे हैं कि बच्चे कल सुबह क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरह से जो फ्यूचर की बात की जाए प्रेजेंट में, तो उसमें कुछ एक आइडेंटिफिकेशन ये होती है, जैसे यहां पे एक्शन वर्ड है घूमने जाएंगे, तो जाएंगे गे वर्ड लिखा रहता है, गा गे गी, यानी घूमने जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बाजार जाऊंगा, भोजन पकाएगी, आम खाएंगे। तो ये देखिए जो एक्शन वर्ड है, इस एक्शन वर्ड के साथ में गा गे गी ये लिखा रहता है। ये सबसे सिंपल रूल है समझने के लिए कि हिंदी के सेंटेंसेस में इस तरह से लिखा होगा गागेगी। और दूसरा जो होगा कि उस सेंटेंस को अगर हम समझे, क्योंकि ये रटना हमको सिर्फ इस गागेगी को ढूंढने के लिए ही नहीं जाना चाहिए कि हम गागेगी ढूंढें और फिर हम पहचान लें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। नहीं, हम कंसेप्ट भी समझे। कंसेप्ट अगर सेंटेंस इस तरह से है कि आने वाले समय की बात की जा रही हो प्रेजेंट में, कोई प्लानिंग हो आने वाले समय की, तो उस काम को, उस प्लानिंग को हम अगर प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं तो उस सेंटेंस, वो जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर टेंस का होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस तरह से होता है कि हम आज शाम को घूमने जाएंगे। ये हिंदी में सेंटेंस की पहचान होगी। अब होता है आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, कि इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, सपोज सामने वाला कोई है जो इंग्लिश हमसे बोल रहा है, अब हमको उसे इंग्लिश समझना है, उसकी इंग्लिश को, तो हम कैसे समझेंगे? अगर वो देखिए, वो सामने वाले जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में बोल सकते हैं, पास्ट में बोल सकते हैं, फ्यूचर कोई से भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का अगर वो बोलेगा तो हम प्रेजेंट टेंस सीख चुके हैं। अगर वो पास्ट की बात कर रहा होगा तो हम पास्ट की बातों को भी समझ जाएंगे कि हम पास्ट टेंस सीख चुके हैं। अब आता है फ्यूचर, कि अगर वो फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर के सेंटेंसेस को यूज करेगा, तो हम कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस ने फ्यूचर का बोला है, और फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड बोला है। तो वो कैसे पहचाने कि वो सेंटेंस की क्या पहचान होती है? तो देखिए, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस को पहचानने के लिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब्स का काम यही होता है, उनका यूटिलाइजेशन, उनका यूज, उनका बेनिफिट यही होता है कि वो सेंटेंस का टेंस बताने में हमारी हेल्प करती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। तो किसी भी सेंटेंस में विल और शैल का यूज हो रखा है और साथ में मेन वर्ब आई हुई है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, विल और शैल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा। ये पहचान होती है। तो चलो हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर, I shall do my painting work in the afternoon। अब आप देखिए यहां पे I shall do, I तो सब्जेक्ट हो गया, shall हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है, तो यहां पे shall आ गया, और जो वर्ब है do फर्स्ट फॉर्म में आई हुई है, यानी I shall do। तो इसी से यहां से हमको ये पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ शायद हमको मिल जाए हिंट। I shall do my painting work in the afternoon। देखिए अब यहाँ पे टाइम भी इसने हमको दे दिया है, टाइम हिंट भी हमको दे दिया इन द आफ्टरनून, यानी I shall do my painting work, मैं मेरा पेंटिंग वर्क करूंगा, पेंटिंग का कार्य करूंगा
इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में यानी आने वाले समय की बात कर रहा है कि आफ्टरनून में मैं ये काम करूंगा। हो सकता है अभी का समय मॉर्निंग का हो, है ना, तो मॉर्निंग में वो बात बोल रहा है आफ्टरनून की। अब अगला जो सेंटेंस है, इफ यू गो फास्ट, कॉमा, अगला जो क्लॉज है मेन क्लॉज, यू विल रीच द स्कूल ऑन टाइम, सब्जेक्ट यू, विल हेल्पिंग वर्ब, रीच मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, इन द स्कूल ऑन टाइम। यानी जो हमारी मेन क्लॉज है इस सेंटेंस की वो यहां से स्टार्ट है, यू विल रीच द स्कूल ऑन टाइम, तुम स्कूल पहुंच जाओगे ऑन टाइम, समय पर। तो यहां पे विल और विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और फर्स्ट फॉर्म भी है। इससे पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और जो इसका ये वाला जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ यू गो फास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कई बार जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो एक्शन हो रहा होता है, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, या फिर कुछ कंडीशनल क्लॉज भी होते हैं, तो यहां पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कंडीशनल है। इफ यू गो फास्ट, अगर तुम तेज जाते हो, जल्दी जाते हो, अगर तुम जल्दी जाते हो, तेज चल के जाओगे, तो यू विल रीच द स्कूल ऑन टाइम, तो तुम स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। तो यू विल रीच द स्कूल ऑन टाइम ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करता है, ये जो मेन क्लॉज है ये वाली। तो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दोनों में से एक लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये इंग्लिश में पहचान। अब जो हमारा अगला स्टेप है इस टेंस को सीखने के लिए, एंड दैट इज द ट्रांसलेशन इंग्लिश, हिंदी सेंटेंसेस से इंग्लिश में। अब हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम जैसा हमेशा से सीखते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में भी हमने सीखा था, पास्ट में भी हमने सीखा था कि हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, यानी हर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अगर मैं बोलूं कि हम आज शाम को घूमने जाएंगे, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, कोई काम को करने की बात कर रहा है। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता हूं कि हम आज शाम को घूमने नहीं जाएंगे, तो इसमें मना हो रही है, नेगेटिव, नॉट, नहीं वर्ड आ गया। अब सेंटेंस ये नेगेटिव हो गया क्योंकि नहीं वर्ड आ गया, लेकिन टेंस स्टिल द सेम, टेंस अभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। हम शाम को घूमने नहीं जाएंगे ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, और हम शाम को घूमने जाएंगे ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन हम शाम को घूमने जाएंगे दिस इज अफर्मेटिव, हम शाम को घूमने नहीं जाएंगे दिस इज नेगेटिव। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्या आज शाम को हम घूमने जाएंगे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस यहां पे बदल गया। और चौथा जो सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं इसको क्या हम आज शाम को घूमने नहीं जाएंगे, तो क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी, नॉट भी है, नहीं भी यूज हो रखा है, क्या भी, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हर टेंस के 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, उन चारों तरह के सेंटेंसेस को हम अभी सीखेंगे ट्रांसलेट करना। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दोनों में से एक, उसके बाद में आएगी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम आज शाम को घूमने जाएंगे, यानी सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो काम करने वाला है, जो एक्टर है, जो एक्शन करने वाला है। तो इसमें एक्शन तो घूमने जाएंगे, तो कौन घूमने जाएगा, हम। तो हम जो वर्ड है दिस इज द सब्जेक्ट, तो हम को बोलते हैं वी। तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा वी, फिर आएगा विल या शैल में से एक,
तो वी क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है इसलिए सेड, वी सेड। फिर बर यानी एक्शन वर्ड, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, घूमने जाना, जाना। वी शैल गो, वी शैल गो फर्स्ट फॉर्म है तो गोइंग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घूमने के लिए, आज शाम को घूमने के लिए, तो फॉर इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक। और फिर कल सुबह, सॉरी आज शाम को, आज शाम को, इन द, फॉर इवनिंग वॉक टुडे, आज शाम को। वी शैल गो फॉर इवनिंग वॉक टुडे, फॉर इवनिंग वॉक ये ऑब्जेक्ट है और टुडे टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर हम चाहें तो देखिए हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, टू वॉक इन द इवनिंग, इन द इवनिंग टुडे। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को अगर चाहें हम तो वी शैल गो हम जाएंगे टू वॉक, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू वॉक इन द इवनिंग टुडे, आज शाम को। यानी इवनिंग को हम अलग से बोलते हैं इन द इवनिंग, और यह चाहे तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से बना सकते हैं फॉर इवनिंग वॉक। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, फिर नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है हमारा, हम आज शाम को घूमने जाएंगे, इसको अगर नेगेटिव में हम बोले तो आज हम शाम को घूमने नहीं जाएंगे, हम आज शाम को घूमने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये नहीं जो वर्ड आ गया इसमें, इसने इसको नेगेटिव बना दिया। तो नेगेटिव को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट यानी वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब तो वी शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब तो गो, वी शैल नॉट गो, टू वॉक इन द इवनिंग, in the evening today. We shall not go to walk in the evening today. ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको जो अगला हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमेशा से हम सीखते हैं, प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा है, पास्ट टेंस में हमने सीखा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो विल या शैल, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंपल। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब अगर इसको हम इंटरोगेटिव बनाएं, हम आज शाम को घूमने जाएंगे, तो क्या हम आज शाम को घूमने जाएंगे? क्या हम आज शाम को घूमने जाएंगे?
क्या हम आज शाम को घूमने जाएंगे। देखिए इसमें क्या वर्ड सबसे पहले आया हुआ है, तो क्या जब हिंदी के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वर्ड सबसे पहले आ जाता है, तो उसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है। दूसरा, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर यूज करें तो देखिए, क्या हम आज शाम को घूमने जाएंगे, ये अगर बोले तो जिससे भी अगर ये पूछेंगे तो वो सामने वाला हमको जवाब जो देगा वो या तो देगा यस में या देगा नो में। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस की यही पहचान होती है कि एक तो इनमें क्या पहले आता है और दूसरा इनका जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसमें विल या सेल पहले आता है। तो अब इसको ट्रांसलेट कर लें, तो सेल पहले आ गया और इसके बाद में सब्जेक्ट यानी बी, shall be, फिर आएगी पर, shall be go, फिर to walk in the evening today, लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट आ गया बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, फिर ऑब्जेक्ट आया टू वॉक, फिर टाइम आ गया इन द इवनिंग टुडे। अब इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव का और एग्जांपल लेते हैं। हम आज घूमने कब जाएंगे, हम आज घूमने कब जाएंगे, या फिर हम आज घूमने कहां जाएंगे। हम आज घूमने कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। अब ये भी इंटेरोगेटिव ही है क्योंकि इसमें भी पूछा ही जा रहा है, लेकिन इसमें जो बात पूछी जा रही है वो हम आज घूमने कहां जाएंगे, तो कहां यानी वो जगह का नाम पूछ रहा है और वो जगह का नाम, इसका आंसर अगर कोई बताएंगे हम तो कुछ बताना पड़ेगा, जगह का नाम बताना पड़ेगा। यस या नो से काम नहीं चलेगा, यानी इसका जवाब यस या नो में नहीं होगा। तो इस तरह के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब यस या नो में एक्सपेक्टेड ना होके कुछ बोलना पड़ता है, वो इंटेरोगेटिव को ट्रांसलेट करने का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर में WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनका यूज होता है। तो इसमें जो इंटेरोगेटिव जो कीवर्ड है वो है कहां, वेयर। तो वेयर को सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसलेट करने के लिए वेयर, वेयर, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब ये स्ट्रक्चर चल जाएगा हमारा ये वाला, लेकिन वो WH फैमिली का वाला वर्ड जो है वो पहले आता है। तो वेयर shall we go, where shall we go to walk today। तो यहां पे देखिए वेयर पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। Where shall we go to walk today? तो इस तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हिंदी में क्या वर्ड सबसे पहले आता है या फिर उनका जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है, तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले बोलने से। एक इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस नो में नहीं होता बल्कि कुछ बोलना पड़ता है और उनका WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनसे उनका ट्रांसलेशन होता है। अगला जो सेंटेंस है हमारा और वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। पहले लिखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट,
फिर यहां पे नॉट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। यानी ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो पहले आई, फिर सब्जेक्ट आया, लेकिन नॉट भी इसमें आ गया। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, वो दो होते हैं। मैं हमेशा से सिखाता आ रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में भी आपको सिखाया था, पास्ट टेंस में भी आपको सिखाया था कि जो नॉट होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ये अगर हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, चाहे तो हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन वो हमको शॉर्ट में, यानी विल नॉट को हो जाए वॉन्ट और शैल नॉट को सेंट। फिर उसके बाद में वही रहेगा, यानी नॉट को हम चाहे तो यहां पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो विल नॉट नहीं लिखेंगे, ना बोलेंगे वॉन्ट ही बोलना है, शैल नॉट नहीं बोलेंगे, शेंट ही बोलना है। अब अगर ये जो सेंटेंस था हमारा, हम आज शाम को घूमने जाएंगे, इसको अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो क्या हम आज शाम को घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या हम आज शाम को घूमने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, यानी क्या भी आ गया और साथ में नहीं भी आ गया। तो इसको अगर ट्रांसलेट करें हम, तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट हमारा हम है तो इसमें सेल आएगा, सेल, फिर सब्जेक्ट तो वी, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब तो जाना, सेल बी, नॉट को, फिर ऑब्जेक्ट है घूमने के लिए तो टू वॉक, फिर टाइम आया हुआ है तो इन द इवनिंग, और फिर आज तो टुडे। Shall we not go to walk in the evening today? ये इस तरह से फर्स्ट के हिसाब से, अगर हम चाहें तो ये सेकंड जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका भी यूज कर सकते हैं, फर्क कुछ नहीं है। यहाँ पे सेल की जगह सेंट आ जाएगा, सेंट, फिर वी। अब नॉट तो क्योंकि पहले आ चुका था, बोल लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर बाकी बाद में सारा एज इट रहेगा, इन द इवनिंग टुडे। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सीखा है, वो क्या क्या सीखा है हमने। हिंदी के सेंटेंसेस को पहचान कर लेना सीख लिया कि हिंदी के सेंटेंस में क्या पहचान होती है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के हिसाब से चेंज होते हैं, और इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। हमने तीसरा जो सीखा है वो सीखा है कि हिंदी के जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। और अब हम जो सीख रहे हैं वो जो मैंने वो आपको बोला था कि एग्जाम्स में, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें जो पैराग्राफ आते हैं उनको कैसे फिलअप किया जाए, उनको फिलअप कैसे करना है, उनमें जो ब्लैंक्स दिया होता है उन ब्लैंक्स को कैसे भरना होता है। तो अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल चलो मैं ले लेता हूं, आई डैश सी यू टुमारो, आई डैश सी यू टुमारो। अब इस तरह का कोई सेंटेंस मान लो जैसे पैराग्राफ दिया हुआ है, अब उस पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं इंडिविजुअल सेंटेंस। वैसे तो जो पैराग्राफ होगा वो स्टार्टिंग के सेंटेंस से ही आपको पता चल जाता है कि ये पूरा जो पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा या प्रेजेंट में जाएगा। जनरली पास्ट प्रेजेंट में जाता है, फ्यूचर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी जा सकता है। अगर कोई सेंटेंस
फ्यूचर से रिलेटेड आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आ जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आई फिर डैश, फिर यहाँ पे वर्ब की वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर, फिर टाइम टुमारो। अब इसको हम रफ ट्रांसलेशन करते हैं। मैं हमेशा आपसे यही बोलता हूं कि आप हमेशा उसकी रफ ट्रांसलेशन करके देखें, ब्लैंक को भरने से पहले। रफ एक्सपेक्टेड ट्रांसलेशन, आई मैं, सी मिलना या देखना, यू तुम्हें, कल। अब इसने ये जो कल वाली बात जो लिखी है, कल, आने वाला कल, ये हमें फ्यूचर को डिनोट करता है। तो हमेशा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इंडिविजुअल सेंटेंस में या तो कोई टाइम वर्ड दिया हुआ होता है, उस टाइम वर्ड से हमें उसके टेंस के बारे में पता चल जाता है। पूरा सेंटेंस दिया हुआ होता है जब तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहचान जाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के लिए तो ब्लैंक दे देता है ये, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के लिए ब्लैंक दिया तो फिर क्या देगा? टाइम देगा। तो यहाँ पे टाइम वर्ड जरूर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे जो टाइम वर्ड है टुमारो, वो दिया हुआ है आने वाले समय के लिए। तो आने वाले समय के लिए दिया यानी फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, आई के साथ में सेल लगेगा, आई सेल। सी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो सी फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पे एच दिया जाएगा, आई सेल सी यू टुमारो। अब इसका एक बार ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। अब भरने के बाद में अगर हमारा ट्रांसलेशन सही बैठता है, मीनिंगफुल हो रहा है, तो इसका मतलब हमने सही भरा है। तो आई सेल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा टुमारो, कल। हमारा जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल मीनिंगफुल है, मैं कल तुमसे मिलूंगा। अब अगर मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे द कुक डैश बी ऑन लीव द नेक्स्ट वीक। द कुक डैश बी ऑन लीव द नेक्स्ट वीक। द नेक्स्ट वीक। अब यहां पे देखिए द कुक, ट्रांसलेशन करते हैं एक्सपेक्टेड पहले, द कुक, बी यानी रहना या होना, बी फॉर्म वर्ब भी आ सकती, ऑन लीव छुट्टी पर, द नेक्स्ट वीक आने वाले समय, कुक होना या रहना, रहेगी, ऑन लीव छुट्टी पर, नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है तो रहना यानी रहेगी, क्योंकि जो ऊपर वाले में भी टाइम दे रखा था टुमारो, और यहां पे क्या दे रखा है? नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से टाइम वर्ड जरूर दिया होता है। फ्यूचर का अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें फ्यूचर का कोई टाइम जरूर दे रखा होगा। तो ये फ्यूचर के हिसाब से अगर इसको भरें, द कुक, अब यहां पे कुक थर्ड पर्सन है तो विल, द कुक विल बी ऑन लीव, द कुक छुट्टी पर रहेगी, द नेक्स्ट वीक, या रहेगा अगले सप्ताह। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हम इनको भर सकते हैं। अब जो मेन आता है कि इनके जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमने सारे सीख लिए हैं, कंप्लीट सीखे हैं, सारे सीखे हैं और सही सीखे हैं। लेकिन इसका जो असली जो यूज होगा, असली जो बेनिफिट होगा, वो कब होगा? जब आप इसको, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो आपने आज सीखे हैं उनको आप यूटिलाइज करें अपने डेली बोलचाल में। कोशिश करें, आपको जरूर जरूर इसका बेनिफिट होगा, और बेनिफिट भी तभी होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज आप सीखेंगे, कल भूल जाएंगे, परसों कुछ और सीखेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे। इस तरह सीखो भूल जाओ, सीखो भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आप 100 चीजें सीखें और सारी भूल जाए, क्या फायदा है? लेकिन अगर आप एक चीज सीखें और एक को भी यूटिलाइज करना सीख जाए और उसको प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा बढ़िया है। तो ज्यादा सीखें और भूल जाने से बढ़िया है कम सीखो लेकिन उसको यूज करो। तो आज जो आपने ये सीखा है, इसको मैं
ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी डेली बोलचाल में जरूर यूज करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ में इसको यूज करें, जैसे हम शाम को घूमने जाएंगे। अब ये तो मैंने लिखा है, आप अपने आप ही तो हम कल अच्छा खाना बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करें। हम क्रिकेट खेलेंगे, ये मैंने बोल दिया। आप क्या बोल सकते हैं? तुम फुटबॉल खेलोगे। मतलब थोड़ा सा चेंज करो, हल्का सा चेंज करो, बोल के देखो। यानी जो मैंने एग्जांपल दिया उससे मिलता जुलता। अभी जैसे बाजार जाऊंगा, ये मैंने बोला, आप क्या बोलो? दिल्ली जाएंगे, वे दिल्ली जाएंगे। पहले इस तरह से भोजन पकाएगी, अब आप इसको मम्मी भोजन पकाएगी, इसको साथ में ऐसे बोल दो। छोटी बहन भोजन पकाएगी, भाभी जी नाश्ता बनाएंगी। इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको पहले इनको, फिर इनसे मिलते जुलते कुछ और, फिर धीरे धीरे कुछ अलग हटके, जो ये नहीं है उनसे अलग हटके, उनको धीरे धीरे ट्रांसलेट करें। अपने आप ट्रांसलेट करें, हिंदी ना बोल के सीधा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि पहले आप हिंदी कहीं पे लिखो फिर उसकी, ये नहीं, आप डायरेक्ट अपने आप, माइंड अपने आप आपको हिंदी बोलेगा, फिर उसको आप ट्रांसलेट करें। और आईने के सामने खड़े होके दो दो चार चार सेंटेंस अपने आप बोलने की कोशिश करें। जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए अपने आप में, आपकी टंग क्लियर हो जाए, आपकी टंग से ये जो विल सेल या जो इस तरह के जो सेंटेंस वो निकलने लग जाए क्लियरली, तब आप अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, फ्रेंड है, अपनी फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ एक दो सेंटेंस बोलें। और जब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बाहर के किसी अपने दोस्त या जानकार के साथ एक दो सेंटेंस बोलें। धीरे 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 आपको बहुत बेनिफिट होगा, और तभी उसका फायदा भी होगा, बेनिफिट भी तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों चीज जब आपकी अच्छी हो जाएगी, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली जो हमारी क्लास होगी, अगले जो क्लास नए टॉपिक के साथ में होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।